शायरों का ससुराल। रंजना अब शादी के लायक हो गई है। उसकी माँ मंजू को बस यही चिंता सताए जा रही है कि वो किस तरह उसकी शादी करेगी। एक दिन मंजू के घर उसकी बहन सीमा आती है। आओ सीमा, आओ, कैसी हो? ठीक हो दीदी, आप बताओ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। दीदी आप तो बस ये बताओ कि रंजना के लिए कोई रिश्ता मिला या नहीं? अरे कहाँ मिला सीमा, गरीबों की बेटियों की शादी इतनी आसानी से कहाँ होती है। दीदी मेरी नजरों में एक अच्छा परिवार है, अगर आप हाँ करें तो मैं बात करूं। बात करना है तो कर ले, लेकिन मैं दहेज नहीं दे पाऊंगी, इसलिए तू लड़के वालों से बोल कर रखियो ये बात। सीमा लड़के वालों से बात कर लेती है और अगले हफ्ते उन्हें मंजू के घर ले आती है। लड़के की माँ सरिता रंजना को देखते ही पसंद कर लेती है। हम शादी के लिए रजामंद है, आपकी रंजना हमें बहुत पसंद है। क्या मतलब बहन जी आपका? मतलब ये कि आप तो बस शादी की तैयारी करो, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। अब लेकिन बहन जी हम दहेज नहीं दे सकते, इसके बारे में सीमा ने आपको पहले बता तो दिया है ना? हाँ, आपकी बहन ने दहेज के बारे में बता दिया था पहले, आप तो बस शादी की तैयारी शुरू करो सुबह सवेरे। मंजू शादी की तैयारी में लग जाती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटी तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने दहेज में कुछ भी नहीं मांगा, बस तू अपना और अपने ससुराल वालों का ध्यान रखना। जी माँ, लेकिन माँ। हाँ हाँ बोल बेटा। मेरी सास को ना शेर शायरी करने की आदत है और उनकी आधी बातें तो समझ में नहीं आती। बेटी बस तेरी सास नहीं, तेरे ससुराल में सबको शेर शायरी का शौक है, अब तू भी शायरी पढ़ने और लिखने का शौक पाल ले। कुछ दिनों बाद रंजना की शादी विशाल से हो जाती है। रंजना पहली बार अपने ससुराल में जाती है। रंजना की ननद मानसी उसका स्वागत करते हुए कहती है, हमें पता है भाभी, बहुत अच्छा स्वभाव है आपका, हमारे छोटे से परिवार में स्वागत है आपका। इतने में रंजना के ससुर जी दीनानाथ जी कहते हैं, बेटे इस घर को अपना घर समझना, तुम बस अपने साथ हम सबका भी ख्याल रखना। उनकी बातें सुनकर रंजना सोचती है, लगता है इस घर में सभी मिर्जा गालिब और अमीर खुसरो हैं, मैं क्या करूंगी इन शायरों के बीच। उसके बाद रंजना और विशाल अपने कमरे में चले जाते हैं। विशाल रंजना को देखकर कहता है, आज से तुम ही मेरे जीवन का गीत हो, अब तुम ही मेरी राधा और तुम ही मेरी प्रीत हो। जी ये राधा और प्रीत कौन है, आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ये तो मैंने तुकबंदी के लिए जोड़ा है। जी किस बंदी के लिए जोड़ा है? अरे बंदी नहीं, तुकबंदी मतलब राइम। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। सुनिए, आप मुझसे सीधे सीधे बात कीजिए ना, ये शायरी वायरी मुझे समझ में नहीं आती। विशाल रंजना की बात पर ध्यान नहीं देता। अगली सुबह रंजना की पहली रसोई होती है तो मानसी किचन में आकर सरिता और रंजना को परेशान करने लगती है। सरिता उसे किचन से बाहर जाने के लिए कहती है, ना किचन में कोई, आज बहू की है पहली रसोई, नहीं करूंगी मैं भाभी को तंग, रहूंगी किचन में उनके संग। बहू आज बनाना ऐसा खाना, हर कोई हो जाए तुम्हारा दीवाना। रंजना को उनकी शायरी सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद रंजना ने खाना बना दिया। सभी ने उसके हाथ का बना खाना खाया तो तारीफों के बोल बांध दिए। बहू अब ना चलेगा कोई बहाना, कल से खाना तुम ही बनाना। नाम है तुम्हारा रंजना, लेकिन तुम हो अन्नपूर्णा। वाह बेटी, तेरी माँ ने तुझे सब कुछ सिखाया है, तेरी माँ को करती हूँ मैं नमन, मेरी बहू है सर्वगुण संपन्न।
रंजना बहुत देर तक जब ये बातें सुनती रही तो उससे रहा नहीं गया और आखिरकार वो बोल ही पड़ी। आप लोग हमेशा इस तरह से क्यों बात करते हो? सिंपल हिंदी में बात नहीं कर सकते क्या? रंजना की बात सुनकर मानसी बोलती है, हम हिंदी में ही तो बात कर रहे हैं भाभी, आपको क्या लग रहा है? ये आप सब गा गा कर बात करती हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। और सच कहूँ तो बहुत सारी बातें मुझे समझ में ही नहीं आती। ओहो भाभी, सिंपल हिंदी में ऐसे ही बातें की जाती है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपकी समझ में नहीं आती है? इस तरह मानसी और रंजना में बहस शुरू हो जाती है। दीनानाथ दोनों को चुप कराते हुए कहते हैं, घर की शांति मत करो भंग। मानसी, तुम अपनी भाभी को मत करो तंग। पापा आप मत बोलो भाभी की तरफ से, अब मुझे बात ही नहीं करनी किसी से। मानसी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। फिर सरिता अपनी बहू से कहती है, मानसी का गर्म है थोड़ा मिजाज, अब मत करना कोई उससे सवाल जवाब। हम समझा देंगे अपनी बेटी को। विशाल, तुम नेक तो दे दो बहू को। विशाल जेब में से एक अंगूठी निकाल कर रंजना को देता हुआ कहता है, जिस तरह से नग ने बढ़ाई है इस अंगूठी की शान, तुम भी इसी तरह से बढ़ाना मेरे परिवार का मान। सब नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं और रंजना अपनी माँ को फोन करके कहती है, माँ आपने मेरी शादी कहाँ करवा दी? क्यों, क्या हुआ बेटा? माँ यहाँ पर मुझे किसी की बात समझ में नहीं आती, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? अरे बेटा, ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो है माँ, लेकिन सीधे सीधे कोई बात ही नहीं करता। आज मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो मेरी ननद मुझसे बहुत लड़ी। बताओ माँ, भला ये क्या बात हुई? बेटा, तेरी ननद तो बहुत अच्छी है, तुझे उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। माँ मैंने झगड़ा नहीं किया, मैंने बस इतना कहा कि हिंदी में बात किया करो। बेटा, वो हिंदी में ही तो बात करते हैं, बस बात करने का तरीका हमसे अच्छा है। भला इसमें क्या अच्छा है? हर समय कविता शेर शायरी बोलते रहो, भला ये भी कोई बात है? बेटा, तुझे नहीं पता, इस तरह बात करने से तनाव कम होता है और घर में खुशियाँ आती है। रंजना ने माँ से बात करके फोन रख दिया। इसी तरह कई दिन बीत गए। रंजना को अपने ससुराल वालों की ये आदत अच्छी नहीं लगती थी, जिस वजह से वो हमेशा चिड़ी चिड़ी रहती थी। एक दिन रंजना के घर पर उसकी माँ और मौसी आई। माँ, मौसी जी, आप दोनों एक साथ? लेकिन आप दोनों को क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊं रंजना, मैंने अपनी बेटी सुधा की शादी जिस घर में की थी, वो लोग तो बहुत बेकार निकले। उसे हमेशा दहेज लाने के लिए मजबूर करते हैं। अरे आज तो उसे बहुत मारा पीटा। मैं और तेरी माँ उसे लेने जा रहे हैं। हाँ मौसी, आप सुधा को ले आइए, वहाँ उसका रहना ठीक नहीं। और आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी आप दोनों के साथ चलती हूँ। तीनों सुधा के ससुराल उसे लेने जाते हैं। उसके बाद मंजू अपनी बेटी को समझाती है, रंजना बेटा, देखा तूने, सुधा के ससुराल वाले कितने बुरे लोग हैं, और तू हमेशा अपने ससुराल वालों की बुराई करती रहती है। वो तो हमेशा हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तुझे उनकी कद्र करनी चाहिए। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। आगे से मैं अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा बर्ताव करूंगी और कोशिश करूंगी कि उन्हें शिकायत का मौका ना दूं। सुधा की हालत देखकर और माँ की इस तरह समझाने पर रंजना समझ जाती है। वो अपने घर आ जाती है। उसके सभी ससुराल वाले आराम से बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तब वो सबसे पूछती है, शाम की चाय सबने पी ली जनाब, अब ये भी बता दीजिए रात के खाने में क्या खाएंगे आप? सब रंजना को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी विशाल उससे कहता है, हैरान हूँ मैं, अब नींद नहीं आएगी। पता नहीं था मुझे रंजना शायरी सुनाएगी। आज से करूंगी मैं सभी से ऐसी ही बात, अब करना आप सब शायरी में मुझसे दो दो हाथ। फिर रंजना अपनी ननद से माफी मांगते हुए कहती है, माफ कर दो मानसी, मैंने तुम्हें नहीं जाना। तुम ननद नहीं हो, बहन हो, मैंने ना पहचाना। आप बड़ी हो और बड़े माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगते।
आपके मुंह से शायरी के बोल सच्चे नहीं लगते। ये सुनकर परिवार के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। मानसी को मेरी शायरी पसंद नहीं आई, ये सच है या फसाना? मेरे प्यारे दर्शकों, मेरी शायरी कैसी लगी आप ही मुझे कमेंट करके बताना। हर सास चाहती है कि उसके घर में सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी बहू आए, और पवित्रा के घर में भी नेहा आती है, जो कि सुंदर के साथ साथ काफी पढ़ी लिखी भी थी। सच में नेहा, तुम बहुत सुंदर हो। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं मेरी ही नजर तुम्हें ना लग जाए। मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी, तुम हो ना मेरे साथ। अब नेहा अपनी सास के लिए चाय बना कर ले जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास ने न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ा हुआ है। माँ जी, आपने न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ा हुआ है। अरे बहू, काला अक्षर भैंस बराबर। मैं कोई पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ तेरे जैसी, जो मुझे पता होगा कि मैंने न्यूज़पेपर सीधा पकड़ा है या उल्टा। मैं तो बस अखबार खोलकर उनमें बने चित्र देखती रहती हूँ। माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? कहते हैं ना, अगर बेटी पढ़ी लिखी हो तो दो घर पढ़े लिखे हो जाते हैं। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने उन्हें इतना पढ़ा लिखा दिया कि अब वो खुद को अनपढ़ नहीं कह सकती। इसीलिए बहुत जल्द आप भी सब कुछ सीख जाएंगी। नेहा अपनी सास से बातें कर रही होती है, तभी वहाँ मोहल्ले की एक औरत आती है, जो नेहा की सुंदरता और उसकी समझदारी देखकर हैरान रह जाती है, और नेहा के वहाँ से जाते ही पवित्रा से कहती है, बहन, किस्मत वाली हो तुम, जो तुम्हें ऐसी बहू मिली है, वरना आजकल इतनी पढ़ी लिखी, गुणी और सुंदर बहू मिलती कहाँ है। आजकल की बहू जितनी पढ़ी लिखी नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा घमंडी होती है। वो तो है बहन, सच में मेरी बहू रूप की रानी के साथ साथ दिमाग की भी होशियार है। जानती हो, मेरी बहू ने ना पीएचडी करके रखी है। वो प्रोफेसर बनने वाली है बहुत जल्द। अरे वाह, फिर तो अपने रवि बेटे की किस्मत खुल गई। कहाँ, रवि बेटा सिर्फ बीए फाइनल है और उसकी बीवी पीएचडी करके बैठी है। सही है रवि का, घर में एक प्रोफेसर होने वाली बहू आ गई है। अब तो तुम्हारा पूरा खानदान पढ़ा लिखा हो जाएगा। मोहल्ले की औरत पवित्रा को बधाई के साथ साथ टॉन्ट भी मार देती है। पवित्रा अपनी पड़ोसन की बातों को समझ जाती है और उसका मुंह बन जाता है। अब उसकी पड़ोसन कुछ कह पाती उससे पहले ही पवित्रा उसे बाहर का दरवाज़ा दिखा देती है। अरे बहन, तुम बिना अपनी बहू की इजाज़त से आई हो क्या मेरे घर? अगर उसे पता चल गया तो वो घर के साथ साथ मोहल्ले में भी हंगामा कर देगी। ये सामने ही बाहर जाने का रास्ता है, अब जा सकती हैं। पवित्रा की ऐसी बातें सुनकर उसकी पड़ोसन भी मुंह टेढ़ा करके वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में जो कोई आता वो उसकी बहू की तारीफें करके जाता और रवि से कंपैरिजन करता। ये सब देख देख कर धीरे धीरे पवित्रा के दिल में अपनी बहू के लिए नफरत पैदा होने लगती है, और यही नफरत तब और ज्यादा बढ़ती है जब रवि का एक दोस्त नेहा की तारीफों के पुल बांधने लगता है। रवि, तेरी तो लॉटरी निकल गई, इतनी सुंदर और समझदार बीवी पाकर। देखो, हम कहाँ इतने पढ़े लिखे और हमारी बीवी अनपढ़ गंवार। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपनी बीवी के लिए? आप अपनी बीवी की इज्जत कीजिए। क्या हुआ अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है? अरे, अनपढ़ होने के बाद भी उसने आपका घर संभाला हुआ है ना। भाभी जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जो मैंने अपनी बीवी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए ना, उसके लिए। सही कहते हैं लोग, घर में ही पढ़ी लिखी औरत के आ जाने से घर निखर जाता है। सच में रवि, मेरे भाई, तू तो किस्मत वाला है। रवि का दोस्त नेहा की तारीफें करके वहां से चला तो जाता है, पर ये तारीफ रवि को हजम नहीं होती। अब रवि और पवित्रा दोनों ही अपनी बहू से जलने लगते हैं। कोई भी बाहर का इंसान नेहा की तारीफ करता तो उसकी सजा पवित्रा और रवि नेहा को देते। ऐसे ही एक दिन नेहा रवि से कहती है, रवि, आज मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। कल सुबह मेरा पेपर है ना, तो मुझे पेपर दिलवाने ले चलोगे ना? अगर मैं इस पेपर में पास होगी तो मेरी जॉब लग जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें बाहर जाकर नौकरी करने की। अरे, घर में इतने सारे काम है, घर के काम करो, माँ की सेवा करो। क्यों? शादी से पहले तो हमारी बात हो चुकी थी रवि। आप ही ने कहा था आपको मेरे काम करने से कोई एतराज़ नहीं होगा। आप रहने दीजिए, मैं माँ जी से बात करके आती हूँ।
अब नेहा अपनी सास के पास जाती है, पर पवित्रा उसकी बात सुने बिना ही उसे काम पर लगा देती है। बहू अभी पूरा दिन पड़ा है बात करने के लिए, पहले तो मेरे कमरे की सफाई कर दे। देख मेरी अलमीरा कितनी गंदी हो गई है, सारे कपड़े अपने आप बाहर निकल रहे हैं और जाले भी बहुत हो चुके हैं मेरे कमरे में। माँ जी, मैं देख रही हूँ आप और रवि जी कुछ दिनों से मुझसे खफा खफा हैं, मुझे सताने की कोशिश करते हैं। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी सजा आप दोनों मुझे दे रहे हैं? बहू लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं। जब सास कुछ बोलती है तो बहू का फर्ज होता है कि वो अपनी सास की बात माने। अपनी सास का गुस्सा देखकर नेहा चुप हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी सास का अनादर करे और उससे कोई जवाब दे। इसलिए नेहा घर के काम करने लगती है। अब जानबूझकर पवित्रा अपनी बहू को सताने के लिए घर के सारे कपड़े और सारे बर्तन निकाल कर रख देती है। पूरा दिन बेचारी नेहा घर के कामों में बिजी रहती है, जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाती और ना ही पेपर देने के लिए जा पाती है। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ ऐसा किया? आज इनकी वजह से मेरा सपना अधूरा रह गया। पर मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं चुपचाप नहीं रह सकती। नेहा का सपना अपनी सास और पति की वजह से अधूरा रह जाता है। अब नेहा अपनी सास और पति के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने पिता को फ़ोन करती है। पापा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, आप मुझे लेने के लिए आ जाओ। मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं। उन्हें शर्मिंदगी होती है लोगों से ये कहने में कि उनकी बहू घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। ज़्यादा पढ़ा लिखा होना मेरे लिए सज़ा बन रहा है। बेटा तो फिक्र मत कर, मैं तेरे ससुराल वालों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं कल ही आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। अब नेहा के पिता बिना कोई देरी करे अगले दिन नेहा को लेने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां रवि अपने ससुर को अचानक से देखकर घबरा जाता है और नेहा से गुस्से में कहता है, तुम्हारे पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी से क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। मैं अपनी बेटी को यहाँ लेने आया हूँ। मैंने बेटी को राजकुमारी की तरह रखा। मैं अनपढ़ था, मेरी बीवी अनपढ़ थी, पर मेरी बेटी ने हम दोनों को पढ़ाया लिखाया। बस कीजिए पापा, ये नहीं समझ सकते। नहीं बेटा, मुझे बोलने दे। यही सपना लेकर मेरी बेटी ससुराल में आई थी कि वो प्रोफेसर बनने के बाद घर की जिम्मेदारियां निभाएगी, अपने ससुराल वालों को पढ़ाएगी। पर आप लोगों ने मेरी बेटी के हाथ में कलम पकड़ाने के बदले झाड़ू पकड़ा दिया। आज मेरी बेटी किसी कॉपी पर साइन नहीं कर रही, बल्कि घर के बर्तन मांज रही है। मैंने अपनी बेटी के लिए ऐसा घर नहीं सोचा था। समझी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। देखिए, बहू का तो फर्ज होता है अपने ससुराल की देखभाल करना। बस कीजिए माँ जी, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आपको जलन होती है जब बाहर का कोई शख्स मेरी तारीफ करता है, और इसी जलन में आकर आपने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला। आप दोनों ने जाने अनजाने में मुझे इतना सताया है कि अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। अब नेहा अपने ससुराल वालों से रिश्ते तोड़कर अपने पिता के साथ चली जाती है। नेहा के जाने के बाद रवि और पवित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है कि गुस्से में आकर उन्होंने नेहा के साथ कितना गलत किया। सुरेंद्र हलवाई का बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया और उसकी शादी भी एक पढ़ी लिखी लड़की से हो गई। क्योंकि सुरेंद्र जी का परिवार हलवाई का परिवार था, तो वहां पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। घर के सभी लोग सारा दिन मिठाई और तरह तरह के पकवान खाते रहते थे। लेकिन सुरेंद्र हलवाई के बेटे की बहू डायटिशियन थी। सुरेंद्र जी के बेटे का नाम जयेश था और बहू का नाम हिमानी। अरे बेटा जयेश, जल्दी से आ जाओ। देखो तुम्हारे पापा दुकान से गर्मा गर्म कचौड़ी, समोसे, जलेबी और रबड़ी वाला दूध लेकर आए हैं। हाँ मम्मी, बस 1 मिनट में आया। अरे क्या कर रहे हो? ये सब कोई नाश्ते में खाने वाली चीज है? देखते नहीं कितनी कैलोरी है, कितना ऑयली है, और इतना मीठा सुबह सुबह खाओगे तो बीमार पड़ जाओगी। अरे बहू, क्या खुसर पुसर कर रही हो बेटे के कान में? अरे आने दो ना उसे नाश्ता करने। अरे वो मम्मी, क्या है ना, मुझे भूख नहीं है, मुझे नाश्ता नहीं करना। अरे अभी 2 मिनट पहले तो तू दौड़ा दौड़ा चला आ रहा था। जल्दी बता, क्या कहा बहू ने तुझसे? वो क्या है ना मम्मी जी, ये सुबह सुबह इस तरह का खाना सेहत के लिए बहुत खराब साबित हो सकता है। कितनी कैलोरी होती है इसके अंदर।
अरे बचपन से ही यही सब खाता आया है मेरा जय। अब तू शादी होकर आ गई तो क्या हमारे घर की परंपरा बदल देगी? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि हमें इस तरह का खाना रोज रोज नहीं खाना चाहिए। अरे बहुरानी, हलवाई के घर में बिहा कर आई हो, अब यहाँ तो ये सब चलता ही रहेगा। हमारे घर में तो यही सब खाया जाता है। हिमानी के समझाने के बाद भी उसके परिवार वाले उसकी बात नहीं सुनते और नाश्ते में वही सब चीजें खाते हैं। और फिर दोपहर के खाने के समय, हिमानी बेटा, जरा पनीर, दाल मखनी, पूड़ी और खीर बना लेना दोपहर के खाने में। मम्मी, सुबह नाश्ते में समोसे, कचौरी, जलेबी, रबड़ी और फिर से इतना हैवी खाना। मम्मी, इतना कोई खा पाएगा क्या? बहू, इस घर में यही सब बनता है। तुम नई नई आई हो ना, तुमको आदत नहीं है। हमारे लिए ऐसे खाने को पचाना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है मम्मी जी, लेकिन मैं तो खाने में दलिया खाऊंगी। मुझसे इतना खाना नहीं खाया जाता। लगता है गलत घर में शादी हो गई। हिमानी, कैसे काम चलेगा तुम्हारा बहू यहाँ पर? वो क्या है ना मम्मी पापा, हिमानी को शुरू से ही कम खाना खाने की आदत है और फिर उसने डाइटिशियन की पढ़ाई भी की है ना, इसलिए सोच समझ कर खाती है। अरे खाती होगी शादी से पहले, लेकिन यहाँ आकर तो खाओ पियो और मस्त रहो। देखो तो सही, कितनी दुबली पतली है, जगह जगह से हड्डियां नजर आती है। लेकिन मम्मी जी, मुझे मोटा होना ही नहीं है। मैं मोटा होना ही नहीं चाहती। अरे बहू, इसे मोटा नहीं, खाते पीते परिवार का कहते हैं। तुम भी थोड़ा अच्छे से खाया करो। लगना चाहिए सुरेंद्र हलवाई के बेटे की पत्नी हो। कुछ दिनों के बाद सुरेंद्र जी की पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो डॉक्टर को दिखाने जाती हैं। देखिए, बहुत ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाने की वजह से आपकी पाचन शक्ति कमजोर पड़ गई है और फिर आपकी उम्र भी ज्यादा है, इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप हल्का खाना खाएं। डॉक्टर साहब, मैं कितनी बार मम्मी जी को समझाती हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं। देखिए, अब से आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी बहू की बात मानकर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। घर आने के बाद, मम्मी जी ये लीजिए, आपके लिए मैंने नाश्ते में दलिया बनाया है। उसके बाद आपको दोपहर में फ्रूट्स खाने हैं और शाम के वक्त मैं आपके लिए खिचड़ी बना दूंगी। हे भगवान, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। हलवाई की बीवी को सुबह शाम खिचड़ी और दलिया खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, हिमानी आपके भले के लिए कह रही है ना। खा लीजिए ना दलिया और खिचड़ी, आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद सुरेंद्र जी की पत्नी की तबीयत ठीक हो जाती है और तबीयत ठीक होते ही वो हिमानी को अपने पास बुलाती है। हिमानी बेटा, बहुत दिन हो गए, एक काम करो, अपने पापा जी की दुकान से बूंदी के लड्डू मंगा लो और प्याज की कचौड़ी जरूर मंगाना बेटा। मम्मी जी, आप क्या कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल से तो आपकी तबीयत ठीक हुई है। आपको हेल्दी खाना खाने की आदत पड़ गई है और आप फिर से शुरू हो गई। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, अब ठीक हो गई ना मेरी तबीयत। अब क्या जरूरत है ये सब घास फूस खाने की? अब तो मैं अपना अच्छा वाला खाना खा सकती हूँ। अरे चिंता क्यों करती हो जयेश की माँ? तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारे लिए मैंने खूब सारे पकवान मंगा के रखे हैं दुकान से। लो, जी भरकर खा लो। बहू, जल्दी से प्लेट से निकालो, हम सब मिलकर खाएंगे। बार बार तबीयत खराब होने के बाद भी हिमानी की सास हिमानी की कोई बात नहीं सुनती। हिमानी बार बार उन्हें हेल्दी खाना खाने की सलाह देती है, लेकिन हिमानी की बात को सुनने वाला उस घर में कोई नहीं था। पर हिमानी अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखती। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक हिमानी के पति जयेश की तबीयत खराब हो जाती है। देखिए, आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई आई है। आपको अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना होगा। हाय हाय, मेरे बेटे की अभी उम्र ही क्या है, अभी से डायबिटीज हो गई उसको। अरे पूरी जिंदगी कैसे कटेगी? अगर खाने पीने का ध्यान रखा होता ना मम्मी जी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। अरे लेकिन अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो अभी से ये सब खाना पीना छोड़ दे क्या?
देखिए, इन्हें अपने खाने पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, उसके बाद ही इनकी शुगर कंट्रोल में रह सकती है। हे भगवान, ये क्या हो गया। कोई बात नहीं बेटा, एक बार थोड़ा ठीक हो जा, फिर सब कुछ खा लेना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। घर पहुंचने के बाद, देखा मम्मी जी, मैं आप लोगों को कितना समझा रही थी, वही हुआ जिसका डर था। अरे कुछ नहीं हुआ, बस छोटी मोटी बीमारियां तो हर घर में चलती रहती है। कोई बात नहीं बेटा, 4 दिन दवाई ले ले और फिर आराम से खा पी कर मस्त रहना। माँ पापा, हिमानी ठीक कहती है। अब तक मैं भी उसकी बात नहीं मानता था, लेकिन बीमार होने के बाद मुझे लग रहा है कि अगर मैंने खाने पीने पर थोड़ा भी कंट्रोल रखा होता तो मुझे इतनी बड़ी बीमारी ना होती। क्या फायदा इस तरह का खाना खाने का, जिसके बाद हम कुछ भी खाने के लायक ही ना रहे। हिमानी, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। आज से मैं हेल्दी खाना खाऊंगा और अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखूंगा। आज कितनी गर्मी है रे पापा, इतनी गर्मी में घर घर जाकर काम करना कितना मुश्किल है। महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहाँ काम कम करना पड़े और पैसे ज्यादा मिले। ये है कांताबाई, जो दिन भर घरों में काम करती है और अपना घर चलाती है। कांताबाई एक घर में काम करती है जिसमें 3 बहुएं रहती हैं, संजना, मालती और करुणा। कांता मौसी, ओ कांता मौसी, आपने कपड़े धो दिए हो तो बाहर का आंगन भी साफ कर दो। अभी करती हूँ बड़ी दुल्हन। कांता मौसी, जाने से पहले अपनी पगार लेकर जाना। कांता आंगन साफ करके सीधा मालती के पास पहुंचती है। ये लो मौसी जी अपनी पगार, और ये कुछ फ्रूट्स है, ये अपने घर ले जाना। मजली दुल्हन, 2000 रुपये में घर का खर्चा नहीं चलता, आप कुछ और पैसे बढ़ा दो ना। अच्छा, अभी इतने ही रखो, मैं अपनी जिठानी और देवरानी से बात करती हूँ इस बारे में। कांता पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन एक बात कांता को बहुत खटकती है। यूं तो घर की बहुओं में हमेशा लड़ाई होती है, लेकिन इन तीनों में कभी लड़ाई ही नहीं होती। कांता मन में सोचती है, अगर इन तीनों में लड़ाई हो जाए तो मैं तीनों से अलग अलग पगार लूंगी, कितना अच्छा होगा। अब मैं इनके घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बना कर रहूंगी। अगले दिन कांता कपड़े धोती है तो करुणा उसके पास आकर कहती है, ये क्या कांता मौसी, आपने सबके कपड़े धो दिए और मेरे कपड़े अलग रख दिए। अब क्या बताऊं छोटी दुल्हन, हमने जान कर नहीं रखे हैं कपड़े। वो तो मुझसे बड़ी दुल्हन और मझली दुल्हन बोल कर गई हैं कि आपके कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं तो आपके कपड़े सबसे आखिर में धोया करूं। क्या कहा, मेरे कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं? अभी पूछती हूँ दोनों से, उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। अरे ना ना छोटी दुल्हन, उनसे कुछ ना पूछो, नहीं तो वो मुझे डांटेंगी ना कि मैंने आपको ये बात क्यों बताई। ठीक है मौसी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आज की बात वो दोनों मेरे बारे में कुछ भी बोले ना तो आप मुझे जरूर बताना। अब इसी तरह एक दिन कांता सबको नाश्ता दे देती है, लेकिन संजना को नहीं देती। संजना कांता से पूछती है, क्या हुआ कांता मौसी, आपने मुझे आज का नाश्ता क्यों नहीं दिया, भूल गई क्या? अरे आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? लेकिन चलिए छोड़िए, मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ। लेकिन क्या क्या कहना चाह रही हो आप, बताओ मुझे। मझली दुल्हन और छोटी दुल्हन ने कहा था कि आपने सुबह सुबह सबके उठने से पहले ही नाश्ता कर लिया है, और बोले कि और क्या बोली, बताओ मुझे। उन्होंने बोला कि आपको ज्यादा कुछ खाने के लिए ना दूं, आप वैसे ही मोटी होती जा रही हैं। उन दोनों ने ये सब मेरे बारे में बोला? मैं उन दोनों के खाने पीने का कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन दोनों मेरे बारे में ऐसा सोचती है। अभी बताती हूँ। अरे रुको बड़ी दुल्हन, अगर तुमने उन दोनों से कुछ भी कहा तो वो तो मुझे ही डांटेंगी ना। ठीक है, मैं उन दोनों से कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आगे से वो तुमसे कुछ भी बोले ना तो तुम मुझे जरूर बताना। अब जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे तेज भूख लगी है। अब कांता का अगला टारगेट है मालती।
अगली सुबह कांता ने सारे घर की सफाई और झाड़ू पोछा कर दिया, लेकिन मालती का कमरा साफ नहीं किया। कांता मौसी, आपने सारा घर का काम कर दिया, लेकिन मेरा कमरा साफ नहीं किया। अब मछली दुल्हन, मुझसे ना आपका कमरा साफ करने के लिए मना किया गया है। मना किया गया? किसने? बड़ी दुल्हन और छोटी दुल्हन ने। उन्होंने कहा कि आप दिन भर घर में पड़ी पड़ी आराम करती रहती हो, कम से कम अपना कमरा तो साफ कर ही सकती हो। क्या दीदी और करुणा ने ऐसा बोला? अभी पूछती हूँ दोनों से, अगर मैं दिन भर पड़ी रहती हूँ तो वो दोनों क्या हल चलाती हैं? अरे ना ना मछली दुल्हन, उनसे ऐसा मत कहना, नहीं तो वो डांटेंगे ना, और आगे से कोई बात भी मुझे नहीं बताएंगी। ठीक है कांता मौसी, मैं कुछ नहीं कहूँगी उनसे, लेकिन वो दोनों मेरे बारे में कुछ भी कहे ना तो वो सारी बातें मुझे ज़रूर बता देना। इस तरह कांता ने तीनों बहुओं के दिल में नफरत का बीज बो दिया, और देखते ही देखते कांता ने इस नफरत के बीज को बड़े पौधे में बदल दिया। अब तीनों बहुओं ने एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी छोड़ दिया। इस बात का फायदा कांता मौसी ने खूब उठाया। मौसी, लो अपनी पगार। कांता मालती से पगार लेकर सीधा संजना के पास पहुंचती है। बड़ी दुल्हन, मुझे इस महीने की पगार नहीं मिली। क्यों? मालती ने नहीं दी क्या तुम्हें? नहीं तो, उन्होंने कहा मेरा ठेका नहीं है हर चीज का, उन दोनों से जाकर ले लेना। इस मालती का दिमाग भी ना 7वें आसमान पर रहता है। रुक, देती हूं मैं। इसी तरह कांता करुणा से भी ये सब कहती है, और तीनों बहुओं से 2-2 हजार रुपए ले लेती है, और इस महीने की कांता की पगार हो गई 6,000 रुपये। अब कांता हर महीने ऐसा ही करती है। इस तरह से उसकी अच्छी कट रही थी। लेकिन ये बात तो आपने सुनी है ना, झूठ की उम्र कितनी ही लंबी क्यों ना हो, पर सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। उनके घर पर ननद कोमल आई। कोमल, कैसी हो? ठीक हूँ भाभी, आप सब कैसी हो? और दोनों भाभियाँ कहाँ हैं? होंगी अपने कमरे में, दिन भर कमरे में ही रहती है। कोई आए जाए, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। कोमल अपनी दोनों भाभियों से मिलती है तो उसे समझ में आ जाता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो इस मुद्दे की जड़ को ढूंढने की कोशिश करती है। तो कुछ दिन बाद कोमल को सारी बात समझ में आ गई। उसने कांता की सच्चाई सबको बता दी, और घर की तीनों बहुओं ने कांता को सबक सिखाने की ठान ली। कांता, जल्दी से ये बर्तन धो दो, मुझे नाश्ता बनाना है। कांता बर्तन धो देती है, और संजना वो सारे बर्तन दोबारा से गंदे कर देती है। कांता, तुमने आज बर्तन नहीं धोए क्या? अरे मैंने तो सुबह ही सारे बर्तन धोए हैं, ये बड़ी दुल्हन ने गंदे किए हैं भाभी। ठीक है, तुम दोबारा धो दो, मुझे नाश्ता बनाना है। कांता ने बर्तन दोबारा धोए। इसी तरह करुणा ने भी तीसरी बार कांता से बर्तन धुलवाए। शाम को जब कांता ने खाना बनाया तो उसने बैंगन की सब्जी बनाई। ये क्या बना लिया मौसी आपने? मुझे बैंगन पसंद नहीं है, आप मेरे लिए कुछ और बना दो। एक काम करो, कटहल रखा है वो बना लो। कटहल को तो काटने में समय लगेगा, मैं कोई दाल बना देती हूँ ना। कांता मौसी, आपको पगार मैं देती हूँ ना, तो वही करिए जो मैं कह रही हूँ। जल्दी से कटहल की सब्जी बना दीजिए। इसी तरह करुणा ने भी कांता से अलग सब्जी बनाई। अब तीनों बहुएं कांता से हर काम 3-3 बार करवाती थी। एक दिन संजना ने कांता से कहा, कांता मौसी, कल मेरे मायके से कुछ लोग आ रहे हैं, आपको सबके लिए खाना बनाना है। तभी वहां मालती भी आ जाती है। कांता मौसी, कल खाने पर मेरे पति के कुछ दोस्त आ रहे हैं, आप खाना बना देना। तभी करुणा भी आ जाती है। कांता मौसी, कल मेरी सहेलियां घर पर आ रही हैं, आपके हाथ के खाने की मैंने बहुत तारीफ की है, आप अच्छा सा कुछ खाना बनाना। अरे लेकिन मैं सबके लिए अकेले खाना कैसे बनाऊंगी? कांता मौसी, आपको पगार मैं देती हूँ ना, आप मेरे लिए खाना बनाओगी। इसी तरह करुणा और मालती ने भी कहा। अब कांता सोचने लगी, इन तीनों के 6,000 रुपये तो मुझे बहुत महंगे पड़ रहे हैं, मुझे इनको सच्चाई बतानी पड़ेगी। अब कांता परेशान होकर सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनकर मालती कहती है, कांता मौसी, आपने ऐसा क्यों किया?
मैं आपकी पगार बढ़ाने वाली थी ना। हमने आपको अपने घर का सदस्य समझा और आपने हमारे साथ ऐसा किया। कांता सबसे माफी मांगती है, लेकिन तीनों में से कोई भी उसे माफ नहीं करती और उसे काम से निकाल देते हैं। तीनों बहुएं एक दूसरे से माफी मांगती हैं और दोबारा से प्यार से रहने लगती हैं।